मंजिल उनको मिलती है जो किस्मत पर नहीं मेहनत पर यकीन रखते हैं। मंजिल उनको मिलती है जो किस्मत पर नहीं मेहनत पर यकीन रखते हैं। आप किस पर यकीन रख रहे हो मुझे कमेंट में बताना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पढ़ाऊंगा एंजाइम का वन शॉट, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करवाऊंगा। चाहे क्लास 9th का स्टूडेंट यहाँ पर बैठ के क्लास मैट्रिक का स्टूडेंट देखेगा ना, तो उसको भी हर एक पॉइंट जो पढ़ाऊंगा समझ में आने वाली है। जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, इस मेरे लेक्चर्स के नोट्स बनाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सिंध वाले तो मत पढ़िएगा, सारा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा, सारा जो भी आएगा ना बुक में है सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, फीडल पंजाब केपी के, उसके बाद दूसरे प्रोविंस से जो भी है लेक्चर सबके लिए है। सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंट है, वैल्यू अपने अपने देख लीजिएगा बाबूजी। ठीक है, कोई साइंटिस्ट की डेटा हो तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, इन दो चीजों का देख लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। इन दो चीजों को आप देख लीजिएगा, बाकी सारे चैप्टर को मैं देख लूंगा। बहुत मजा आएगा, बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ने वाले क्या हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा एंजाइम का सारा चैप्टर, उसके साथ टॉपिक वाइज कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस करवाऊं, नहीं तो लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसके टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा। पास्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, मींस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, और सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक भी करेंगे। मींस बहुत सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। ध्यान से बैठिएगा, अपना नोट्स उठाओ, नोट्स बुक जो चीज लिखवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन में काम आएगा। जब तक किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे, मेरे पढ़ाने से याद हो जाएगा, एक वीक के बाद फिर भूल जाओगे। इसलिए नोट्स होना चाहिए रिवीजन के लिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा कि हमारा चैप्टर है एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइम है क्या। देखो, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपको पता है होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल सर। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से दो टर्म यूज किए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो भी बॉडी में जो भी चाहे केटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, कोई चीज एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सबको मिलाकर एक वर्ड कहते हैं, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जे हम इसकी डेफिनेशन की स्टूडेंट्स बात करें तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ओवर बॉडी। जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलते हैं सबको मिलाकर एक वर्ड में कहते हैं दीवाने बन, ये मेटाबॉलिज्म। ध्यान में रखना बच्चे है, मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म मींस बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, बता देता हूं, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको मैंने बायो मॉलिक्यूल में भी पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा, नहीं तो यहां पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, एनाबॉलिज्म मींस एडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। यहां पर क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होती है। यहां पर इस प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। यहां पर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होती है। एना का मतलब है एडिंग, बोलिज्म का मतलब है प्रोसेस, एडिंग प्रोसेस, सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं इसे। जी हम केटाबॉलिज्म की बात करें तो जरूर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो कोई ब्रेक हो रहा होगा। देखो लाइफ भी ऐसी है, लाइफ कुछ चीज देती नहीं है,
आपको क्या करती है, जो चीज देते हो उसके फल देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बुरा काम कर रहे हो तो आपको वो बुरा सलाह मिलेगा, अच्छा सलाह तो आपको मिलेगा ही नहीं। मीन्स जो चीज आप जिंदगी को दे रहे हो वही चीज लौटा कर दे रही है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, आपने क्या किया, अपना टाइम दिया ना, अभी कामयाबी आपको टाइम देगी। ठीक है, यही चीज होती है लाइफ की में भी, यहां पर भी। जरूर कोई चीज बनी है तो कोई चीज, देखो कैसा होता है, आपकी किसी के साथ मोहब्बत होगी तो क्या होगा, वो आपको छोड़ कर चला जाएगा। यहाँ पर आपका रिश्ता उसके साथ टूट जाएगा, दूसरे के साथ तभी बनेगा ना, ऐसे कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इन चक्करों में मत पड़ो, मेहनत करो। अब देखो इधर, केटा मीन्स कटिंग, ठीक है, बोलेजम मीन्स प्रोसेस। इसको कटिंग प्रोसेस मीन्स, इसको ब्रेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं बेवाने। यहां पर क्या होता है, ब्रेकिंग प्रोसेस, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहां पर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। अब यहां पर देखो, कटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। यहां पर ब्रेकिंग, यहां पर सिंथेसिस। मीन्स यहां पर मोनोमर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, पॉलीमर में। यहां पर पॉलीमर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मोनोमर में। ये चीजें मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाई हुई है, बाकी ज्यादा जाते नहीं है, बस काफी है यही पॉइंट्स। ठीक है, नहीं देखा है तो इसलिए ये होना चाहिए, क्योंकि टर्म बाय में हम यूज कर रहे हैं बायो क्या, केमिकल रिएक्शन। देखिएगा, समझ में आया, ये चीज याद रखिएगा। बात करते हैं एंजाइम की। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारा बॉडी कभी ब्रेक करता है, कभी तोड़ता है। उन केमिकल रिएक्शन को जब हमारे बॉडी में क्या होते हैं बाबूजी, देखेगा, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, कि हमें इसे लो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, आपके बुक का लाइन लिख रहा हूं, लो टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। जब तक स्लो होंगे तब तक स्टेट की स्टेट हो जाएगी। तो हमारे बॉडी, हमारे बहुत सारे काम होते हैं। हमें एटीपी की नीड होती है, हमें घूमने के लिए एटीपी चाहिए, हमें सोने के लिए, जाने के लिए एटीपी चाहिए, हमें सांस लेने के लिए भी एटीपी चाहिए होगी क्या, सांस ना लो, देखो घूमने के लिए, सांस लेने के लिए, आपको बात करने के लिए एटीपी चाहिए। ये रिएक्शन ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे तो क्या काम बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हम मर सकते हैं। इसलिए इन केमिकल रिएक्शन को केटालाइज करने के लिए, केटालाइज करने के लिए, केटालाइज करने के लिए एक यूज करते हैं केटालिस्ट, जिसे कहते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या है, एक क्या है, बायो केटालिस्ट है। बायो क्यों कह रहे हैं, बायो केटालिस्ट है क्योंकि लिविंग में प्रेजेंट है, क्योंकि लिविंग में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स हर एक के लिए, हर एक सब स्टेट के लिए अपना एंजाइम होगा, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अपना अपना एंजाइम होगा। ऐसे नहीं तो एक सारे रिएक्शन करवाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। स्पेसिफिक नेचर होता है। 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये पॉइंट्स में नोट करिएगा, इसको भी देखिएगा। जबकि हमने एंजाइम की डेफिनेशन की तो अभी तक बात की ही नहीं है। वहां पर डेफिनेशन यही है, एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है जो क्या करता है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। आपको 2 चीजें समझ में आ गई होगी, एंजाइम क्यों यूज होता है और एंजाइम है क्या। एंजाइम इसलिए यूज होता है कि हमारे बॉडी को केमिकल रिएक्शन आहिस्ता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो कोई चीज हो रही है, अभी देखो, अभी आपका एमडी गेट का एग्जाम 2 मंथ के बाद है, 2 मंथ के बाद है ना। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे, टॉपिक डेली क्लासेस करोगे तो काम बनेगा, नहीं बनेगा। अभी चैप्टर आपको कवर करना होगा,
तभी बनेगा। यही भी चीज होती है, हमें एटीपी ज्यादा चाहिए, एटीपी कम मिलेगी तो हम मर जाएंगे, बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे बाबूजी। बेड़ो समझ आया? चलो देखिएगा, इधर देखिएगा बाबूजी, समझ में आया? चल, एंजाइम की बात की, एंजाइम की बात करें तो अभी बात करते हैं करेक्टर्स ऑफ एंजाइम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। चलो, यहां आप करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सारे बताऊंगा, देखिएगा। अभी एंजाइम एक क्या है, बायो कैटालिस्ट है, बार बार लिखवा रहा हूं, इसको याद रखिएगा। बायो कैटालिस्ट है, ये एमडी8 में ये एक PYQ है, ठीक है, 2 से 3 बार आ चुका है। एंजाइम क्या, एक बायो कैटालिस्ट है जो क्या करता है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। पहला करेक्टर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा याद रखिएगा, एंजाइम एक क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट, एक वर्ड यूज करते हैं यहां, जनरली ऑल एंजाइम प्रोटीनियस नेचर। भाई ये क्या कह दिया सर, कि जो भी एंजाइम है सारे प्रोटीनियस नेचर है, मींस किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन किसकी बनी है, अमाइनो एसिड्स की बनी है। जे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ब्रेक किया जाए प्रोटीन को, ब्रेक किया जाए प्रोटीन को, तो हमें क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जनरली दो वर्ड यूज किए हैं, क्यों ऐसे नहीं लिखा कि ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा कि ऑल आर एंजाइम इन प्रोटीनियस नेचर, ऑल आर एंजाइम्स। नो, वर्ड्स को देखिएगा, लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ाना जाना असली बात नहीं है। लैंग्वेज को समझोगे, क्वेश्चन को ऐसा हिट करोगे किसी ने किया ही नहीं होगा। क्वेश्चन की ऐसी स्पीड करवाऊंगा जो सामने वाला देखेगा, क्वेश्चन परेशान हो जाएगा, पेन छोड़ देगा कि सर ये स्टूडेंट कैसे कर रहा है क्वेश्चन। ऐसी स्पीड बनवाऊंगा, वर्ड्स को जो पढ़ा रहा हूं समझिएगा। ठीक है, जनरली, ऑलमोस्ट, यहां पर मैंने नहीं लिखा हुआ है ऑल आर एंजाइम, सारे एंजाइम जो प्रोटीनियस नेचर हैं। इसका मतलब है कि यहां पर एक्सेप्शंस भी होंगे, जैसे कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं, जिससे आप राइबोजाइम कहते हो। ये टर्म किसने दिया था, एंजाइम? आप लिखिएगा, बात करते हैं, राइबोजाइम। ये टर्म आपको 1988 में थॉमस केच ने दिया था। थॉमस केच एक साइंटिस्ट था, इसने कहा कि ऐसे एंजाइम जो आरएनए के बने हो, मींस ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है, आरएनए या राइबो न्यूक्लियस भी है एक दूसरा एक्सेप्शन, राइबो न्यूक्लियस। तीसरा एक्सेप्शन ये भी है स्टूडेंट्स, टीलोमरेज। ये 3 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, आपके बुक में ये दिया गया है, मीन्स मेनली आपको इसको फोकस करना है। ठीक है, ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है। ये दूसरे एंजाइमों से, दूसरे जो भी एंजाइम से, मीन्स ऐसे समझ लो कि जो भी प्रोटीनियस नेचर एंजाइम है, समझ लीजिएगा, जो भी प्रोटीनियस नेचर एंजाइम है सबसे ये कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, जेनेटिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। सिंपल में जेनेटिकली केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, हेल्प करता है। बस यही याद रखिएगा, नोट करो जल्दी से, उसके बाद आगे चलेंगे। समझ में आया? यहां पर देखिएगा, देखो देखो, जल्दी से नोट करो, आगे चलें। अब देखिएगा स्टूडेंट्स,
यहां तक समझ में आया? आगे कैरेक्टर्स को अब हम आगे चलाते हैं। एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, अभी सिर्फ ऐसे हिट करके चले जाएंगे, आगे एक्टिव साइट डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिव साइट देखो, गर्मी यहां पर बहुत है, एयर कूलर बिल्कुल मेरे करीब करीब है, इसलिए मैं बात करूंगा अभी आहिस्ता, एनर्जी इतनी यूज नहीं करूंगा, गर्मी बहुत हो रही है, डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, जिसकी वजह से बीमार हो सकता हूँ, इसकी वजह से पानी का ज्यादा यूज करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है? ऐसी साइट जिस पर सबस्ट्रेट अटैच हो, एंजाइम की ऐसी साइट, देखो कैसे, ये यहां पर ये एक्टिव साइट है, ये हमने मान लिया एक्टिव साइट है, यहाँ पर ये एक एंजाइम है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, इस साइट पर जो है, ये देखो ऐसी साइट, ये ऐसी साइट है जिस पर एंजाइम अटैच हो, ये देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कभी भूलना नहीं, ये PYQ है, ठीक है। ऐसी साइट है जिस पर सबस्ट्रेट अटैच हो, ऐसी साइट है, ये एक एक्टिव साइट है, इस पर सबस्ट्रेट अटैच है, इस साइट को क्या कहोगे? एक्टिव साइट। मीन्स सच साइट विच अटैच सबस्ट्रेट। थोड़ा सा आगे में बढ़ा रहा हूं, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जब भी सबस्ट्रेट अटैच होगा, सबस्ट्रेट जब भी अटैच होगा किस पर? एक्टिव साइट पर, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने प्रोडक्ट में अभी तक ये इतना डिटेल में क्यों लिखा? यहां तक लिखता तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनहिबिटर भी तो होते हैं, ऐसी साइड जहां पर इनहिबिटर अटैच हो उसे कहेंगे एक्टिव साइट, नहीं कहोगे ना, ये डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटर तो इलेक्ट्रॉन साइड पर अटैच होते हैं, वहां पर प्रोडक्ट नहीं होती है, ऐसे भी इनहिबिटर होते हैं। मैं 3 जुमले बता रहा हूं, ध्यान सुना। मैंने कहा कि आप ऐसे कह सकते थे कि ऐसे सबस्ट्रेट जो क्या करें, एक एंजाइम की साइड पर अटैच हो उसे एक्टिव साइट कहोगे, सबस्ट्रेट अटैच ऑन एक्टिव साइट, ठीक है, ठीक है। पहला जुमला यही बोला कि क्या मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि एक्टिव साइट क्या साइट होती है? ऐसी साइट जिस पर सबस्ट्रेट अटैच हो और वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। मींस इनहिबिटर भी होते हैं जो अटैच होते हैं एक्टिव साइट पर। ये डेफिनेशन मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि ऐसे भी तो इनहिबिटर होते हैं जो एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मींस ऐसे आपको रिएक्शन दिया जाए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास क्या है? एक रिएक्शन है जो जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, मींस कोफैक्टर अटैच होता है। अब ऐसा दिया जाए, मेरे पास मेरे पास एक क्या है? रिएक्शन है, और देखो ये मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर क्या होता है? एक फैक्टर है जो एक्ट करता है एक्टिव साइड पर, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। उस फैक्टर को क्या कहोगे? सबस्ट्रेट कहना है, सबस्ट्रेट कहना है। ऐसा कह दे कि एक फैक्टर है जो कन्वर्ट अटैच होता है एक्टिव साइड पर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसे इनहिबिटर कह देना है, इनहिबिटर कह देना है। इसलिए ये लिखवाया, इसलिए लिखवाया। चीजों को समझाऊंगा, मजा आएगा, मैं नोट करवा देता हूं। मजाक मत समझिएगा, आग लगा देंगे बिल्कुल। मंजिल उन्हीं को ही मिलेगी जिनके इरादे बुलंद होंगे, सपने तो बहुत सारे देखते हैं। देखो, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यहां पर एक वर्ड आ गया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अभी तक इसको बहुत बार पढ़ा। डेट इज अ रिएक्टेंट, इसे क्या कहोगे? ये एक रिएक्टेंट है। मीन्स क्या करता है? सबस्ट्रेट इट इज अ रिएक्टेंट, मीन्स ये एक्ट ऑन एक्टिव साइट, सच फैक्टर एक्ट ऑन एक्टिव साइट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
उसे क्या कहोगे? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इट इज अ रिएक्टेंट वेयर यू अटैच एक्टिव साइट, सो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, ये चीज याद आ गई. मैंने कहा ये एक एंजाइम, ये भी एक एंजाइम, ये एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट. देखो पीछे एक जुमला लिखा था मैंने, सेंटेंस. ये एक एंजाइम है, ये ब्लैक पेन, ये ब्लू पेन, ये ब्लू पेन, ये ब्लैक पेन. अभी देखो इसका यहां पर ये एंजाइम ये वाला जो होगा ना, ये ब्लू वाली पेन वाला, ये कभी ब्लैक वाला नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? क्योंकि स्पेसिफिक नेचर होता है. ऐसा एंजाइम ऐसे नहीं कि जो एंजाइम आएगा अटैच हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं. देखो ये कभी भी ये नहीं लेगा क्योंकि चार्जेस डिफरेंट हो जाएगी, चार्ज डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. मीन्स डिफरेंट इज, हमेशा इसके लिखते हैं कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक स्पेसिफिक नेचर होता है, एंजाइम एक स्पेसिफिक नेचर होता है. ठीक है, इसलिए कि एंजाइम कौन सा होता है? स्पेसिफिक नेचर होता है कि हर एक रिएक्शन के लिए एक्टिव साइड भी स्पेसिफिक होती है, हर एक सबस्टेट के लिए एक्टिव साइड भी अपनी अपनी होगी. थोड़ा सा मैं पेन को चेंज करता हूं, मैं से मेरे पास पेन बहुत सारी होंगी, मैं देखता हूं. देखो अभी देखो ये पेन देखो, ये डिफरेंट पेन से देखिएगा, इसका शेप डिफरेंट, एक्टिव साइड का इसका डिफरेंट है. अभी देखो एक्टिव साइड भी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है. मीन्स जैसा सबस्टेट, जैसी एक्टिव साइड वैसा सबस्टेट. ये एक्टिव साइड इस पर लगेगी, नहीं लग रही है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी. एक्टिव साइड भी है, सबस्टेट भी है, अटैच भी हो रहे हैं. ठीक है, अटैच भी हो रहे हैं, ठीक से अटैच नहीं हो रहे हैं. मीन्स ये सबस्टेट इसका नहीं है, ये सबस्टेट इसका नहीं है, तो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? और यहां पर ये लग जाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. समझ में आया? यही चीज समझानी थी. ये क्वेश्चन है बाबूजी, ये क्वेश्चन है. ये एक्टिव साइट वाला जो है ना, PYQ है. ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट दिया गया था, पूछा गया था कौन सी साइट है, एक्टिव साइट है कि एलोस्ट्रेट साइट है. ठीक है, और भी बहुत सारी दी गई थी. आगे पढ़ाऊंगा. एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि अच्छे अच्छे का दिमाग हट जाएगा, पढ़ाऊंगा आगे, देखिएगा एंजाइम क्या होता है. उसके बाद एक टर्म हमने अभी अभी यूज किया यहां पर, इनहिबिटर. फैक्टर इनहिबिट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ऐसे फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन को इनहिबिट कर दें उसे क्या कहोगे? इनहिबिटर. मींस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने ना दें. उसके बाद एक वर्ड यूज करते हैं, एक्टिवेटर्स. आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था. ठीक है, एक्टिवेटर क्या होता है? जो एक्सलरेट करता है एंजाइम की एक्सलरेशन. मींस एंजाइम ऐसे चल रहा है, इसको भी एक्सलरेट करेगा. मींस एंजाइम को, जैसे रुबिस्को को मैग्नीशियम एक्सलरेट करती है, रुबिस्को एक एंजाइम है जिसे मैग्नीशियम एक्सलरेट करती है. मींस ये ऐसे इट इज आयंस विच एक्सलरेट the activity of enzyme, activity of enzyme. जैसे एग्जाम्पल में आ जाते हैं मैग्नीशियम प्लस में आपका जिंक आ गया, ATC. ठीक है, ये आ जाते हैं. अभी देखो यहां पर समझिएगा, बेसिक चल रहा है, मैं इसे डायरेक्टली लेके जाऊंगा मजा नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसलिए बेसिक ज्यादा टाइम देंगे. देखो मैंने कहा कि ये समझ में आया. हर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक्टिवेटर के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था. जब स्ट्रक्चर आगे पढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक स्ट्रक्चर है, तो वहां पर आपको बताऊंगा. देखो एक्टिवेटर के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम. दो किस्म के एंजाइम होते हैं. एक को कहते हैं एंडो एंजाइम, उसके बाद स्ट्रक्चर. दूसरे को कहते हैं एक्सो एंजाइम. एक्सो एंजाइम. ठीक है, एंडो एंजाइम का मतलब है वेयर इज प्रोड्यूस सो वर्क इन सेम सेल.
ठीक है, जिस सेल में, जहां पर जिस सेल में प्रोड्यूस होगा वहां पर वर्क करेगा, उसे कहेंगे एंडो एंजाइम। प्रोड्यूस इनसाइड सेल, वर्क आउटसाइड सेल। ठीक है, जिस सेल में प्रोड्यूस होता है, मीन्स कहां पर, सेल में भी कौन सी जगह पर प्रोड्यूस होता है, वो प्लेस होती है प्रोटोप्लाज्म। वो प्लेस होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम की सिंथेसिस होती है प्रोटोप्लाज्म में। मीन्स जहां पर प्रोड्यूस होगा उसी प्रोटोप्लाज्म में वर्क करेगा। बट कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि एक इन सेल के प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं, बाहर निकलकर दूसरे सेल में वर्क करते हैं, उसको कहते हैं एक्सो एंजाइम। यहां तक समझ में आया तो नोट करिएगा इसको। चलो स्टूडेंट देखिएगा, यहां पर इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा डेंजरस टाइम है यहाँ पर। इतनी बहुत गर्मी है ना, अभी ये देखो ना, यहाँ पर एयर कूलर चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत गर्मी हो रही है। इसकी वजह से मैंने क्या किया, 1 मिनट 2 मिनट पानी वगैरह पीकर फिर से आ गए। चलो अब देखो, देखिएगा ऐसे कंटिन्यूसली मैं रिकॉर्ड करूंगा। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब देखो, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें, हमने मान लिया कि ये एक एंजाइम है। इस साइट को कहेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव साइट यहां पर जो इस तरह अटैच होगा इसे कहेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बारे में बताया हुआ है, एक्टिव साइट के बारे में बताया हुआ है। और यहां पर भी एक अदर साइड होती है, देन अदर साइड मीन्स अदर देन एक्टिव साइड दे हैव एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, ये एक एंजाइम की स्ट्रक्चर है। मेनली हमें 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, इतना ज्यादा नहीं जाना होता है। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम की स्ट्रक्चर में आ जाता है एक्टिव साइट। ऐसी चार्जिंग साइट होती है, स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ये बात आपको बताई थी, मैंने बताई थी कि नहीं? हेलो, चलो फिर से बताता हूं। मैंने कहा कि एक्टिव साइट इट इज ए स्पेसिफिक साइट where substrate act and convert into product। यही बताया था मैंने। बिल्कुल सर, आपने यही बताया था। अभी तक तो आपने यही बताया है कि एक्टिव साइट जो होती है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं स्पेसिफिक साइट होती है। हर एक सबस्ट्रेट के लिए अपनी अपनी साइट होती है। मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है आपको। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, पहला कैरेक्टर डेट इज क्या होता है, रिसेंबल टू सबस्ट्रेट। मीन्स सबस्ट्रेट जैसा होगा, मीन्स जैसी एक्टिव साइट होगी उस तरह सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, जैसी एक्टिव साइट है उस तरह सबस्ट्रेट होगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। और ये एक पोलराइज्ड नेचर होती है। नेचर मीन्स ये इसके पास पॉजिटिव होगा, सबस्ट्रेट पर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये 2 मेनली कैरेक्टर्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, 3 to 12 अमाइनो एसिड से। इसकी अरेंजमेंट होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से। किस तरह अरेंजमेंट होती है ये अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से। और ये एक्टिव साइट जो है ना, एक्टिव साइट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंजाइम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंजाइम बाबूजी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंजाइम। बड़ो समझ में आ रहा है ना आ रहा, यही चीजें बताने की है, बता देता हूँ। पार्ट ऑफ एंजाइम
देखो ये चीजें अभी क्या समझाऊं, इनमें कुछ भी है ही नहीं। बात करते हैं अब आगे एक्टिव साइट के। अब समझ गया, एक्टिव साइट के पास 2 साइट्स और होती है। एक को कहते हैं बाइंडिंग साइट, दूसरे को कहते हैं एक्टिव साइट, नहीं कैटालाइटिक साइट। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज समझ में आ गई, कोई ऐसी चीज नहीं थी यहाँ पर, ये चीजें याद करने की थी। ये पोलराइज होती है, रिसेंबल होती है, कॉम्प्लीमेंट सबस्टेट होती है, ये सारी चीजें याद करने की है, रटने की है। अभी ये समझाऊं क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। बात करते हैं बाइंडिंग साइड की। ऐसी साइड है जिससे क्या हो, सबस्ट्रेट अटैच हो और प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट हो, उस साइड को बाइंड साइड कहें। और यहाँ पर सबस्ट्रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट लूजली अटैच होता है एक्टिव साइड पर, मीन से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होती है। अरे दीवाने मुझे पहचाने, कहाँ से आया ये सर, भूल जाने का हुनर मत सीखना, याद करना है, भूल जाने का हुनर मत सीखना। ठीक है, कैटालाइटिक साइड ये एक साइड होती है जिस पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये एक बड़ा चीज है, बड़ा चीज क्या है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है मीन्स ये परमानेंट बॉन्ड होगा, बॉन्ड होगा। ये चीज याद रखिएगा, नोट करो। चल, ये चीजें एक्टिव साइट के बारे में समझ में आई। सबस्ट्रेट का तो पता है क्या चीज होती है, बता दिया था। अब बात करते हैं, एक्टिव साइट भी हो गई, एलोस्टेटिक साइट क्या होती है। अदर देन एक्टिव साइट दे हैव ऑलरेडी, मींस जो एक्टिव साइट के अलावा किसी एंजाइम में साइट है, उस साइट को एलोस्टेटिक साइट कहते हैं। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मैंने नहीं समझाई। देखिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, जल्दी से देखिएगा, आगे चलेंगे। ठीक है, यहां पर ये समझ में आया। और यहां पर ये बांड क्या होती है, केमिकल कन्वर्जन भी होती है। एक वर्ड बता देता हूं, ये बताने का, केमिकल कन्वर्जन, इसका मतलब है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। केमिकल कन्वर्जन का मतलब है कि ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। देखो कैसे, यहां पर सबस्ट्रेट के लास्ट एक साइड भाई बनेगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो देखो एंजाइम है ना, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हुआ, ये एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच हुआ। अब ये इनमें एक परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड है, अब इसको ब्रेक तो करना है ना, हमें प्रोडक्ट चाहिए, एंजाइम नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए बाबूजी, प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए बेड़ो, प्रोडक्ट चाहिए। तुम क्या दोगे, प्रोडक्ट दोगे, हाँ बेड़ो, चल देखिए। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो इसको ब्रेक करेंगे, ओल्ड बॉन्ड था ना, ये परमानेंट बॉन्ड था, इसको थोड़ा सा परमानेंट, इसको छोड़ दो, परमानेंट लिखा हुआ है, परमानेंट नहीं करेंगे इसको क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड मानो इसको। ठीक है, अभी देखो ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर से न्यू बॉन्ड इस पर एंजाइम पर अटैच होगा, फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बेड़ो। चल, एंजाइम की स्ट्रक्चर की देखें। चल, एंजाइम की स्ट्रक्चर हमें ये प्रोटीनियस नेचर में मिलता है। ये ग्लोब्यूलर, ये ब्यूलर इसका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना होता है और ये इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों PYQs हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है। तीनों क्या है, PYQs है बाबूजी, तीनों PYQs है। तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में, तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे देखिएगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवें, इस टॉपिक को कंप्लीट करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए भाई किधर चला गया, चल अब बात करते हैं एंजाइम की आगे स्ट्रक्चर के बारे में।
एंजाइम के पास दो चीजें होती हैं। एंजाइम के पास कितनी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स? दो चीजें होती हैं, ठीक है। कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें, दो पार्ट्स, दो थिंग्स। एक को कहते हैं ओपो एंजाइम या एपो एंजाइम भी कह सकते हो, या दूसरे को कहते हैं कोफैक्टर। अभी यहां से एक PYQ आया था जो 80-80 को हिला देगा, 80-80 को, उसको मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। आप खुद समझ जाओगे क्योंकि पढ़ाऊंगा ऐसा ना। एपो एंजाइम एक प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है। ये इनएक्टिव होता है, तब इनएक्टिव होगा जब नो अटैच्ड दिस कोफैक्टर, नो अटैच विथ कोफैक्टर। ये तब तब इनएक्टिव होगा जब कोफैक्टर के साथ अटैच नहीं होगा। जब कोफैक्टर के साथ अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तब क्या बनेगा आगे बात करेंगे। ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, डेट इज अ PYQ, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये लूजली अटैच्ड होता है विथ ओपो एंजाइम, ठीक है। इसके बावजूद दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आ जाता है को एंजाइम प्रोस्थोटिक ग्रुप, और यहां पर आ जाते हैं मेटालिक आयन से, जिसे आप कहते हो एक्टिवेटर्स। अभी अभी पढ़ाया है, एक्टिवेटर पढ़ाने की जरूरत है नहीं है। जिसका एग्जाम्पल है सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया था रुबिस्को, क्या बताया था? रुबिस्को का एक एक्टिवेटर काम करता है, कौन? मैग्नीशियम। अब बात करते हैं को एंजाइम की। क्या किसकी बात करेंगे? को एंजाइम की बात करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये ऊपर से मैं मिटा रहा हूं अभी के लिए। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? को एंजाइम, दे हैव अ लूजली अटैच्ड विथ एंजाइम। ये डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स NAD, FAD, निकोटीन, ETC, इन सब के ये डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? डी अटैचेबल होते हैं, डी अटैचेबल होते हैं। एवरी टाइम डी अटैचेबल होते हैं, तब अटैच होंगे, अटैच कब होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है देखो, याद रखिए आप, मैंने कहा कि ये डेरिवेटिव मीन्स किससे? विटामिन से, NAD, FAD से ये बनते हैं एपो एंजाइम। ये डी अटैचेबल होते हैं। अटैच तब होते हैं when substrate attached on enzyme, so this
स्टूडेंट्स बहुत गर्मी है, ये हाथ भी अभी गीला हो चुका है। दिस अटैच्ड, ठीक है। जब सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम के साथ, जब सबस्ट्रेट डेट इज एक्टिव साइट डेटा सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम के साथ, तब ये को एंजाइम लिखा हुआ है, तभी ये अटैच होगा, ऐसे नहीं होगा। यही सेम चीज इसमें होती है। मीन्स देखो, आपसे पूछा जाए कि किस किस में सिमिलरिटी है, मेटालिक आयन से को एंजाइम में यही सिमिलरिटी है कि ये ऐसे तो डी अटैच होते हैं, डी अटैचेबल होते हैं, डी अटैचेबल, हमेशा ये डी अटैचेबल होते हैं। तब अटैच होंगे एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच होता है, तब अटैच होंगे एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच होता है, ऐसे नहीं होते हैं। ये चीजें समझ में आई? देखिएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज अभी देखो क्वेश्चन एक पूछा जाता है। अब यहां पर ये इसके पास होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये परमानेंट अटैच होते हैं, अटैच्ड विथ एंजाइम। ये चीजें मैं मिटाऊंगा, एक मिनट। देखो ये क्या होता है, परमानेंट अटैच होते हैं, और ये देखिएगा, ये समझ में आया? ये सिमिलर स्टेटमेंट इसके सामने लिख लीजिएगा, और यहां पर डोंट डी अटैच, डोंट डी अटैचेबल, ये है प्रोस्टोटिक ग्रुप, ये है कोएंजाइम है। समझ में आया? यहां तक आगे चलें, समझ में आया? यहां तक तो आगे चलें, चलो समझ में आया? यहां तक तो आगे चलें, जल्दी करिएगा, नोट करिएगा। चलो देखिएगा, अरे दीवाने मुझे पहचानो, नोट करो जल्दी। अब यहां पर आपको एमसीक्यू दिया जाता है, मैं क्या चीज मिटाऊं, ये नोट करो इस साइड को, अब मिटाऊं इसको, को फैक्टर कोएंजाइम सारा कवर हो गया। अब बात करेंगे एक चीज और की, मीन्स एंजाइम का स्ट्रक्चर सारा कवर होने वाला है, सिर्फ 3 स्टेटमेंट बाकी है। एक क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोफैक्टर, नीचे कोफैक्टर कौन सा है, कौन सा? एम लिखता हूं, को विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, सी कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम, डी एक्टिवेटर्स। अब बताओ, देखो ये डेट इज अ PYQ, इस क्वेश्चन को देखो, डेट इज अ PYQ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी यहां पर तो सारे नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि प्रोटीन पार्ट है? नहीं है, तो यहां पर कौन सा होगा बताओ? दिमाग ठिकाने आ गया ना? मजा आना चाहिए पढ़ाई में, यही चीज होती है। आपको पढ़ाते हैं हम, किसके सारे टाइप्स हैं को फैक्टर के, तो पहले कौन आएगा? को फैक्टर, उसके बच्चे आएंगे। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जा सका है, किसी आदमी से पूछते हो आपके पास कितने बच्चे हैं, उसके पास 10-20 हैं, तो आपको क्या बताएगा? 5 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, ऐसे बताएगा ना। अभी यही चीज होती है, ठीक है, को फैक्टर होगा इसका, समझ में आया? ठीक है, यही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इसके टाइप्स हैं। जहां पर ऑथेंटिक पहला वाला तो यही होगा, उसके बाद में ये होंगे ना। जी आल होता तो आप आल पर टिक करते बाबूजी, जब आल होता, यहां पर आल मैंने नहीं दिया, नहीं पेपर में था,
इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपका दिमाग हिला दें। चल, अभी आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क एज ए कैटालिस्ट, बी बायो कैटालिस्ट, सी एक्टिवेटर, डी नन। अब बताओ एंजाइम किसकी तरह वर्क करता है? एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है, कि कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, बायो कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है? ठीक है, किसकी तरह? बायो कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। बायो कैटालिस्ट क्या करता है? लिविंग होता है, उनमें क्या करता है? स्पीड अप करता है। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा पीवाईक्यू जो बताए थे एमसीक्यू वही स्टेटमेंट में, एक्टिव साइट के रिलेटेड एक्टिव साइट की लाइन दी गई थी जो मैंने लिखवाई, उसका पीवाईक्यू था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्ट ऑन सबस्टेट, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालिस्टिक साइट? तो आप एक्टिव साइट पर क्लिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग, बाइंडिंग साइट से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following site no produce product? ए में आ जाता है एक्टिव साइट, बी में आ जाता है बाइंडिंग साइट, सी में आ जाता है कैटालिस्टिक साइट, कैटालाइटिक साइट, डी में आ जाता है नन। तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट। ये पीरियोडिस की बात करें तो ये, उससे पहले पीरियोडिस की बात करें तो ये। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना, अभी जी यहाँ से नो प्रोड्यूस द प्रोडक्ट मीन्स व्हेन सबस्टेट ऑन एक्ट व्हिच आर द फॉलोइंग साइट, सबस्टेट ऑन एक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, तो सो आप एक्टिव साइट बोलोगे। नो प्रोड्यूस तो आप बाइंडिंग साइट बोलोगे। ठीक है, यही चीज है, जो एक्टिव साइट ना हो तो प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट तो आप कैटालिटिक साइट बोलोगे। ठीक है, इन चीजों को काम करो, इन चीजों पर काम करो, मैं करवा रहा हूं, कुछ आप भी काम करो। चल बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं एंजाइम के दो टाइप्स होते हैं, एक को सिंपल एंजाइम कहते हैं, एक को कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। एक को कहते हैं सिंपल एंजाइम, एक को कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम कुछ भी नहीं होता, कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एंजाइम के दो टाइप्स, सिंपल है भाई, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंजाइम है वह प्रोटीन पार्ट, जैसे आप एग्जांपल में एपो एंजाइम कहते हो बाबूजी, समझ में आया बेटा जी? देखिएगा बाबूजी, आप प्यार से समझिएगा, नहीं तो मार से समझाना आता है। आप प्यार से समझेगा, नहीं तो मार से समझाना आता है। दिल नहीं करता तुम्हें मारने से, दिल नहीं करता तुम्हें मारने से, तुम्हें बचाने से बात करेंगे। इधर देखो कुछ भी बोला कॉन्जुगेटेड एंजाइम, शेर नहीं बोला। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है? देव प्रोटीन पार्ट प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट एड, सो है बन गया कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसे होलो एंजाइम कहते थे। प्रोटीन पार्ट कौन सा है? एपो एंजाइम। मैंने कहा था ना कि जब एपो एंजाइम से कोफैक्टर बनेगा मिलेगा तो क्या बनेगा? मैंने कहा था आगे बताऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ आंसर। ओपो एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, सो बनाता है हेलो एंजाइम, मींस दे हैव फार्मूला हेलो एंजाइम। आपका ओपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर इज इक्वल टू हेलो एंजाइम। जे आपको एपो एंजाइम चाहिए, हेलो एंजाइम से क्या करो, हेलो एंजाइम इधर प्लस करा इधर माइनस कर देना, कोफैक्टर मीन्स हेलो एंजाइम से माइनस कर देगा
कोफैक्टर इज इक्वल टू एपो एंजाइम। ये आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए ना, छोड़ दो बस। ये दिस इज अ फार्मूला। ये हुआ यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कंप्लीट। मीन्स आपको 10 से 20 पीवाईक्यूज अभी तक बता चुका हूं, आगे भी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम। जल्दी से नोट करो, आगे चलेंगे। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, हेलो एंजाइम, यहां पर कौन सा यहां लिखा हुआ है? हेलो एंजाइम किधर लिखा? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कंप्लीट एंजाइम इसे कहते हैं। और ये इसलिए कंप्लीट एंजाइम कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट एक्टिविटी शो करता है, एंजाइम की कंप्लीट एक्टिविटी शो करता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो होता है ना, केमिकल स्पीड कंप्लीट एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यही है कि कंप्लीट शो करेगा। अभी देखो, जायमोजिन जायमोजिन पेप्सिनोजिन डेट इज an inactive फॉर्म। ठीक है, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रट लेना। ठीक है, और ये इसको ये पेप्सिनोजिन को एक्टिव करना होता है तो इसके ऊपर HCl, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की बॉन्डेड होती है, उसकी वजह से ये ब्लॉक होता है, ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, HCl डालोगे तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, समझिएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की। एंजाइम काम कैसे करते हैं? ठीक है, देखो एंजाइम के बात करें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ, हम जो एंजाइम की बात करें तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन मीन्स हर एक एंजाइम, कोई एंजाइम आता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड करता है, तोड़ता है, बढ़ाता है, मीन्स तोड़ फाड़ देता है। हर एक एंजाइम का अपना अपना फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है। कोई कहां पर ग्लूकोज को स्पीड अप, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में स्पीड अप करता है, कोई यहां पर माल्टोज पे काम करता है, कोई सेल्यूलोज पर काम करता है। मीन्स इनका हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कैसे होता है? देखिएगा, देखिएगा यहां पर एंजाइम की बात करें, एंजाइम प्लस मिलेगा सबस्ट्रेट। ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, और ये क्या है? एक एंजाइम प्लस में। और यहां पर ये इसकी एक स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहां पर ये हमने इस तरह बनाया, यहां पर आ जाएगा। और यहां पर जब ये दोनों मिलेंगे, ये यहां पर एक्ट करेगा, तो यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर ये बनेगा, ये क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट स्टेट? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम प्रोडक्ट।
तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर जो बनती है उसे इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। चलो, और यहां पर ये मिल गए तो यहां पर क्या होगा, इधर देखिएगा, यहां पर जो होगा ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, दूसरा स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर आगे एंजाइम अपनी मोहब्बत को छोड़कर चला जाएगा बाबूजी। ये एंजाइम प्लस में ये सबस्ट्रेट, ठीक है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। एंजाइम हमें सेम ही शेप में मिल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सेम शेप है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। देखिएगा, चल मैं ऐसे ही बना लेता हूं, बस शेप देखिएगा आप खुद ही। एंजाइम में कोई चेंज नहीं हो रही है, एंजाइम में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिल गई। ये हमें एंजाइम, ये प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स नो चेंज, नो एनी चेंज इन एंजाइम, कोई शेप में, कोई नजर में, कोई बात में, कोई आंख में, कोई नाक में, किसी भी चेंज नहीं हो रही है। यहां तक समझ में आ चुका होगा। और इनके मैकेनिज्म की बात करें, जो इनमें मैकेनिज्म हो रहे हैं, इनमें दो टाइप्स के मैकेनिज्म, उन्होंने कहा साइंटिस्ट आ गए, छोड़े नहीं ना, यहां पर भी साइंटिस्ट पहुंच गए। बाबूजी मैंने इन पर काम किया और मुझे एक मैकेनिज्म मिला जिसे मैंने कहा इंड्यूस फिट मॉडल, मुझे दूसरा मैकेनिज्म मिला जिसे मैंने कहा कीलॉक मॉडल। ये मैकेनिज्म किसके बेसिस पर गए, लोगों ने पूछा ऐसे कि ये मैकेनिज्म किसके बेसिस पर गए, मैंने किसके बेसिस पर दिए होंगे बाबूजी, मैंने तो भाई देखा बस एक्टिव साइड को और मैंने दे दिए, बात यही थी। मान मीन्स इसका मतलब है कि यहां पर टू मॉडल्स दिए गए, इनके मिकाडिक मॉडल्स, एक को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, दूसरे को कहते हैं की लॉक मॉडल, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल यानी आपके बुक में की लॉक मॉडल कह सकते हो, बट लॉक की मॉडल लिखा हुआ है, वर्ड को समझिएगा, ऐसे नहीं तो क्वेश्चन आ जाए और गलत करके बैठे, और गलत भी कर सकते हैं, छोड़ने वाले नहीं है, इधर से उधर कर दे तो क्या हो सकता है। मैं इनको जानता हूं ना, जब इनके मैंने देखे, ये देखो लाख की मॉडल लिखा हुआ है, याद रखिएगा, की लाख मॉडल कह सकते हो, गलत नहीं है, बट ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चल देखिए, ये मैकेनिज्म इस तरह होता है, ये मॉडल्स दिए गए हैं, किसके बेसिस पर दिए गए हैं ये बुक ने नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। एक्टिव साइट, इन्होंने एक्टिव साइट को देखा, इसके बेस पर दो मॉडल्स दिए गए, दो तरह से एंजाइम काम करता है। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसको, मॉडल को एक एक करके हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म समझ में आ गया, ये इस तरह मैकेनिज्म होता है, दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी। चल सबसे पहले लॉक की मॉडल पढ़ते हैं। लॉक की मॉडल, ठीक है, ये किसने दिया, एक साइंटिस्ट था, ईमेल फिश्चर, ईमेल फिश्चर, ठीक है, 1884 में दिया है। इन्होंने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड होगी, इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, रिजिड होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा,
एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स होगा। इन्होंने कहा कि नो एनी चेंज एक्टिव साइट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होगी एक्टिव साइट में ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और एक्टिव साइट क्या होगी? एक्टिव साइट क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जैसी होगी तभी सबस्ट्रेट एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलो ये शेप थोड़ा डिफिकल्ट है, इस सिंपल शेप को बनाते हैं। ये एक एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है जो बिल्कुल जैसी होगी तभी एक्ट करेगा, तभी बनेगा। मीन्स यहां पर यही बात की गई है। और यहां पर कहा गया, यहां पर लाक और की बात की गई। मीन्स जो लाक है, लाक होती है बड़ी। मेरे पास तो की लाक होगा तो सही यार, देखिए मेरे पास है, देखो यहां पर कहा कि स्पेसिफिक लाक, ये लाक, लाक बड़ा है। बड़ा कौन सा होगा? एंजाइम, एंजाइम को लाक किया गया। कुछ बुक में इसकी, कुछ बुक में इसके अपोजिट भी है, आप देख लेना आपके बुक में क्या है। की किसको क्या गया? सबस्ट्रेट को। मीन्स स्पेसिफिक लाक अनलॉक बाय स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक एंजाइम की लाक जो होगी एक्टिव साइट अनलॉक होगी, किसके वजह से? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की वजह से। ये यहां पर देखो, यहां पर ये की इस लाक की है, दूसरी की यहां पर नहीं लगेगी। इसको हमने बंद कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा इधर करके ये लग गया। ये ओपन तभी हुई जब इसकी की थी, दूसरी की होती तो ओपन नहीं होती। मीन्स स्पेसिफिक लॉक अनलॉक बाय स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, डेट इज द स्टेटमेंट बेस्ड, डेट इज द पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल। चल उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इन्होंने भी कोएशलैंड लैंड 1959 में दिया था। देखिएगा इसका डेट देखिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक्टिव साइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी। यहां ये समझ में आ गया तो इसका काम नहीं है, इसको यहां पर रख देते हैं। देखो एक्टिव साइट इन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबल होगी, मीन्स थोड़े से भी जैसो इन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट लाइक एक्टिव साइट। यहां पर ऑथेंटिक ऐसे होने चाहिए, लाइक एक्टिव साइट मीन्स सबस्ट्रेट लाइक एक्टिव साइट, लाइक एक्टिव साइट सो विल बी अटैच्ड। समझाता हूं कैसे, समझाता हूं। देखो मान लिया ये एक सबस्ट्रेट एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है और ये इसका जगह ये है, और यहां पर सबस्ट्रेट इतना बड़ा है तो यहां पर फिर भी ये अटैच होगा। क्यों? ये फ्लेक्सिबल है, ये खुद को इनलार्ज करेगी। खुद को क्या करेगी? इनलार्ज करेगी। बिफोर, वर्ड को समझिएगा, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन नो चेंज इन एक्टिव साइट। बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन कभी भी एक्टिव साइट चेंज नहीं होती है, चाहे फ्लेक्सिबल हो। बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज एक्टिव साइट। याद रखो, बस यही पॉइंट्स है, यही पॉइंट से नोट करो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे। जल्दी स्टूडेंट, जल्दी फास्ट फास्ट नोट करिएगा, जल्दी।
जल्दी नोट करिएगा। एक क्वेश्चन था यहां पर, ये एक क्वेश्चन था यहां पर कि फ्लेक्सिबल हो गया, कीलॉग मॉडल ये भी समझ में आ गया। उसके बाद वक्त की भाषाई है यहां पर, देखो यहां पर ये एक एंजाइम है, इसका ये यहां पर ये एक्टिव साइट है। यहां पर जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट है, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो यहां पर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, यहां पर ये एक्टिव साइट यहां पर छोटी है, और जब स्टार्ट नहीं हो रहा है मींस बिफोर, पहले तो एक्सरसाइज सेम थी, जब लास्ट में तो ये सबस्ट्रेट इसको छोड़ देगा, तो एक्टिव साइट सेम प्लेस में हो जाएगी। मींस बिफोर एंड आफ्टर नो चेंजिंग, बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन विल बी चेंजिंग, क्या शेप को चेंज कर देगी। समझ में आया? यहां पर एक्टिव साइट चेंज होती है बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर नहीं होती है। चलो अब बात करेंगे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की, जल्दी नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट देखिएगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। ऐसा मिनिमम छोटा सा मुन्ना सा अमाउंट एनर्जी का जो सिर्फ और सिर्फ मीन्स धक्का देने में काम आए, दुब दुब किसी चीज को। देखो नहीं होता है, अभी इस तरह प्लेस होगी, किसी चीज को धक्का दे दोगे जल्दी चला जाएगा, वो इसी तरह ही होता है यहाँ पर भी, कि ये मिनिमम अमाउंट एनर्जी होती है जो सिर्फ धक्का देने में काम आती है किसी केमिकल रिएक्शन को, उसको क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। हमेशा एंजाइम ये जो है ना PYQ है बाबूजी, ठीक है। ये एंजाइम क्या करवाता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम क्या करवाता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे करवाता है, रीअरेंज करता है ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। सबस्ट्रेट को रीअरेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि किसी कमरे में बंद हो, मेरे पास तो यही एग्जांपल है, आपको दिया जाए कि मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, सारे कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं, अभी लेकर आओ। आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। वहीं पर आपको दिया जाए सेफ में कपड़े पड़े हुए हैं, तो वहां से जाकर जल्दी लेकर आओगे। इसका मतलब है ये भी ऐसे करता है कि एंजाइम को भाई इकट्ठे करके दे देता है, अभी काम करते जाओ, बांड बनाते जाओ, बांड बनाकर सारा काम करके देता है, सिर्फ एंजाइम उस पर काम करके थोड़ा सा स्पीड अप करके केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। यही चीज होती है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। हीट यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पर, हीट इसलिए यूज नहीं कर सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ये लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसकी वजह से हीट यूज नहीं होती। यहां पर टू स्टेट होते हैं, यहां पर टू स्टेट समझाऊंगा आपको, टू स्टेट, एक स्टेटिक स्टेट, दूसरा होता है डायनामिक स्टेट। अभी यहां पर ये इसका काम इतना नहीं है बट समझना जरूरी है क्योंकि आगे इसका काम है टेम्परेचर में। स्टैटिक स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा तो मॉलिक्यूल्स की मूव लो थी दो, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो कम होगा। यही चीज है स्टैटिक स्टेट। डायनामिक में टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल को ज्यादा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की मूविंग इंक्रीज होगी। मीन्स हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो मॉलिक्यूल्स की मूविंग क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो कोलिजन क्या हुई, इंक्रीज हुई।
कोलिजन इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, यही चीज होती है। हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, कितने? 2 एजेंट्स, एक है एंजाइम, एक है एंजाइम, दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, एक है एंजाइम, दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक एजेंट प्रेजेंट होगा तो दूसरे की नीड कम पड़ेगी, एक एजेंट प्रेजेंट होगा तो दूसरे की नीड कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास जहां पर एंजाइम भी है, जहां पर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी भी है, तो क्या होगा? दूसरा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जहां पर मेरे पास नो एंजाइम प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या होगा? जहां पर 2 एजेंट प्रेजेंट हो तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, जहां पर एक एजेंट हो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर हाई यूज होगी। इसका मतलब हुआ लो यूज होगी, कि एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लो हो, हाई भी हो सकती है। यहां पर हाई इसकी वजह से कि इसको स्पीड अप करने का काम भी वही करेगी, इनिशिएट स्टार्ट करने का काम भी वही करेगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा यूज होगी, नोट करिएगा। अब पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। ये तो समझ लो बाबूजी, यहां तक समझ में आ गया? चल इस ग्राफ को समझो, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ की बातें समझ लेना। अभी ग्राफ क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। देखो ये एक ग्राफ है मेरे पास, हमने 2 लाइनें खींच ली, यहां से एक कर्व पहाड़ ऊपर गया, दूसरा दूसरी लाइन से नीचे गया, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। ध्यान रखना, हमारे पास एक ए है, दूसरा बी है। यहां पर क्वेश्चंस लिखूंगा कैसे आएंगे। यहां पर जो बड़ा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ जो है, बड़ा पहाड़ के पास नो एंजाइम, बड़ा पहाड़ है उसके पास, बड़ा पहाड़ के पास नो एंजाइम, समझ आया? बड़े पहाड़ के पास नो एंजाइम, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी मींस ए के पास नो एंजाइम, तो क्या है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। जब बी के पास छोटा पहाड़ है, ऐसा नन्ना मुन्ना, तो क्या होगा कि बी के पास छोटा पहाड़ है, तो बी के पास क्या होगा? बी के पास लो एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम प्रेजेंट है तो लो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, हाई पहाड़, बड़े पहाड़ के पास, छोटे पहाड़ के पास, बड़े पहाड़ के पास, छोटे पहाड़ के पास, तो हाई एनर्जी यूज कौन करेगा? वो बड़ा पहाड़ करेगा, छोटा पहाड़ लो एनर्जी यूज करता है। क्यों? क्योंकि छोटे पहाड़ के पास एक क्या है? मिशनरी है जो जल्दी जाएगा, एक मिशनरी है जो जल्दी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया जाए सीढ़ी दिया जाए, आपको किसी पहाड़ पर चलने के लिए जल्दी चढ़ जाओगे, दूसरे को दिया जाए रस्सी, तो रस्सी पर कम चढ़ोगे, ज्यादा एनर्जी यूज होगी, सीढ़ी पर कम होगी। इसके पास सीढ़ी है, इसके पास रस्सी है, इसके पास रस्सी है, इसके पास सीढ़ी है। समझ में आया? कभी भूलना मत। देखो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा हूं तो गर्मी निकल रही है, नोट करो, आगे चलेंगे बाद में। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम। फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ऐसे फैक्टर्स जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करे उसे कहते हैं इनहिबिटर्स। उसे क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। अरे इनहिबिटर्स डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट सूरत में, ठीक है? एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एक आ रहा है छोड़ रहा हूं अभी के लिए,
ठीक है। यहां पर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम का मतलब है सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, डेट इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहां पर आगे चलते हैं। अभी कौन से फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर होगा, ठीक है, पीएच होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, एंजाइम कंसंट्रेशन होगी। ये सारे मोहब्बत के प्यासे हैं, ये सारे। उसके बाद लास्ट में होगा इनहिबिटर, जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। ध्यान से समझना, भूल जाने का हुनर, अभी इधर देखो, ठीक है, भूल जाने का हुनर नहीं सीखना है, याद करने का सीखना। देखो देखो, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, क्या पता है आपको तो कमेंट करना। ठीक है, इधर देखो, मैंने कहा कि टेम्परेचर एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या करता है? मैक्सिमम वर्क करता है। मीन्स हर एक एंजाइम के लिए अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टेट होती है। जैसे आपके लिए एक स्टेट है कि आप 2 आवर से ज्यादा पढ़ नहीं सकते हो, तो इसी तरह एंजाइम की एक एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक स्टेट होती है कि मुझे इस टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क करेगा, नहीं तो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्राई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। डेट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर वेयर वर्क एंजाइम इज मैक्सिमम, वेयर वर्क एंजाइम इज मैक्सिमम। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, मैंने कहा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क करेगा। मीन्स जिस टेम्परेचर पर बॉडी सारा केमिकल रिएक्शन करती है ना, कॉमनली होमोस्टेसिस चलता है हमारे बॉडी का, कोई बॉडी में कोई मशीनरी में खराबी नहीं है, टुक 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 नहीं करती, तो उस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं। जैसे 37 हो गया। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की। 3 टर्म्स दिए जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखवा देता हूं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट चली गई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, 3 टर्म्स दिए जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वेयर एंजाइम मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आपको एंजाइम ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। यहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, क्योंकि सारी बॉडी, जो भी बॉडी होती है हमारी ह्यूमन की, तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37। यहां पर इस पर ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा, हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम टेम्परेचर टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, यहां पर स्टार्ट होगा सिर्फ, मीन्स आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर डीनेचर्ड एंजाइम, एंजाइम अपनी खुफियत को खो बैठेंगे, अपनी स्ट्रक्चर को
खुद को पहचानेंगे ही नहीं तो मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे आप खुद को नहीं पहचान रहे हो, आप क्या हो, आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह एंजाइम भी, तेरी मोहब्बत में लुढ़क जाऊं, ठीक है, इस तरह पड़ा रहेगा। ये 3 टर्म्स हैं, आपको याद रख लेने। मिनिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम पर डीनेचर हो जाएगा। मैक्सिमम मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तभी। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क के, नेगेटिव वर्क के, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर मानेंगे नहीं, नेगेटिव टेम्परेचर मानेंगे नहीं। पॉजिटिव का मतलब है कि अपना केमिकल रिएक्शन जो है ना, हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज होगी, मीन्स मोशन, मूविंग इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मूविंग इंक्रीज होगी। मूविंग इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होगी। कोलिजन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मीन्स टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूल्स का मोशन, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब तक इंक्रीज कर सकते हो जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर ना आ जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर डेट इज नॉट पॉजिटिव वर्क, फिर चला जाएगा नेगेटिव वर्क की तरफ। ये तब तक सिस्टम चलेगा, ऑप्टिमम पॉइंट तक सिस्टम चलेगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क, अरे दीवाने इधर देख, नेगेटिव वर्क, तेरे इश्क में खो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तूने छोड़ा है तो मैं खुद बताऊंगा, तुम खुद आओगे मेरे पास, फिर नहीं तुम्हें बनाऊंगा। चलो समझ लो यार, नेगेटिव वर्क क्या होता है। देखो देखो, नेगेटिव वर्क का मतलब है कि टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर देना, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा देना। जब टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो एंजाइम जो हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, डी नेचर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, नेगेटिव वर्क। एंजाइम क्या होगा, अपनी एक्टिविटी को खो बैठेगा, डी नेचर हो जाएगा। देखो देखो जल्दी जल्दी, जबकि हमने बात की डी नेचरेशन की। डी नेचर क्यों होता है ये एंजाइम, क्या करता है, जो अमाइनो एसिड से एंजाइम बने होते हैं ना, उसको आयोनाइज करता है। मीन्स वो अमाइनो एसिड से आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से अपनी कैपेबिलिटी खो बैठता है। जबकि आप अपनी कैपेबिलिटी खो बैठोगे तो खुद को पहचानोगे नहीं, फिर क्या करवाओगे, इश्क में पागल हो चुका है जमाना, इश्क में पागल हो चुका है जमाना, तेरा मेरा फसाना। चल इधर देख, छोड़ो पोएट्री को, इधर देखो। होना चाहिए, होना चाहिए, क्लास है, मजाक नहीं है, बड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पर। एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जब भी बढ़ता है ऑप्टिमम से तो एंजाइम अपना रिएक्शन स्लो करता जाता है। जबकि स्लो करने की वजह से क्यों करता है, क्योंकि अपना काम अमाइनो एसिड्स कर नहीं पाती है, आयोनाइज हो जाती है। यहां पर ये बात है, यहां पर ये बात है, 0 सेंटीग्रेड पर नो रिएक्शन, 37 सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम रिएक्शन, और 100 सेंटीग्रेड पर एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड, डेट इज अ डिस्ट्रॉयड, डेट इज अ PYQ। ठीक है, ये एक PYQ है। ठीक है, बहुत सारे PYQ आपको मैं बताता जाता हूं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अब पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चल
एक दूसरा पीवाई की यहां पर ये गया, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 सेंटीग्रेड 22 42 सेंटीग्रेड, डेट इज अ पी वाई क्यू। ये भी एक पी वाई क्यू है कि यहां पर समझ में आया, ये इसका टेम्परेचर का हो गया। अब देखो, ये जब भी टेम्परेचर आप 10 सेंटीग्रेड किसी बॉडी का टेम्परेचर है, 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉडी का रिएक्शन अभी, मेरे टेम्परेचर बॉडी का है 20 सेंटीग्रेड। कितना है? 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड होने की वजह से जब इसको मैं 30 करूंगा तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? मेरे बॉडी का, अरे तेरी बॉडी से बात करना है, ये बॉडी का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड। इस 20 सेंटीग्रेड को रेट ऑफ रिएक्शन जो चल रहा है एक्स चल रहा है, 20 सेंटीग्रेड को रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया एक्स। जब इसका 10 सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2x। यही बात कर रहा था। जबकि हमारे बॉडी का 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जबकि हम इसका 40 सेंटीग्रेड करें तो नो डबल, नो डबल, बिकॉज ऑप्टिमम टेम्परेचर 37। इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन डिक्रीज होगा, इंक्रीज कहाँ होगा राम? ठीक है, इसलिए डबल नहीं होगा। मीन्स 10 से 5 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, इस तरह ऊपर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? जे आप ऐसा करो, किसी बॉडी का रिएक्शन, एक बॉडी का रिएक्शन है, टेम्परेचर हो रहा है इसका 20 सेंटीग्रेड, आप 10 मीन्स 10 कम कर रहे हो, मीन्स 10 सेंटीग्रेड बचेगा तो हो जाएगा 1/2x। 20 को आपने एस किया, 1/2x हो जाएगा इसका रिएक्शन, मीन्स इसका ये हो जाएगा 1/2। समझ में आया कितना कम हुआ? मीन्स आपको 1 गुना कम हो गया, मीन्स इसका आधा कम हो गया, 1/2 हो गया। समझ में आ गया? मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ये समझ लेना, ये समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2। 20 सेंटीग्रेड को हमने एक्स माना था, 10 गुना कम किया टेम्परेचर को तो डबल कम होगा, तो 1/2 किया, मीन्स 2 गुना कम हो गया। समझ में आ गया? चलो, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल याद रखिएगा। चल रहे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की। अभी बात करते हैं मोहब्बत की। कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? जो बोलो। हो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, तस्बीह में नाम अल्लाह का पढ़ना चाहिए। इधर देखो, अभी देख, मैंने बात की दीवाने ग्राफ की, ये एक ग्राफ है। अभी ऐसे में नीचे टेम्परेचर दूंगा ना तो काम बनेगा नहीं, इसलिए अभी इस तरह करते हैं। अभी ये लगाते हैं यहाँ पर 37 सेंटीग्रेड करते हैं, यहाँ पर 30 करते हैं, यहाँ पर 20 करते हैं, यहाँ पर 10 करते हैं और यहाँ पर 0 कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है उस स्टेट तक। तब कब तक स्टेट तक इंक्रीज होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। उससे ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाओगे, मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाओगे स्लाइटली आप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर बिल्कुल 0 हो जाएगा और यहां पर एंजाइम जो हो जाएगा डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना। कुछ एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, वो बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं? हार्ट स्प्रिंग में। उसके हार्ट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसका 70 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसलिए हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक कहते हैं। उस स्टेट को क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक। ऐसे एंजाइम जो हार्ट टेम्परेचर पर सरवाइव करें वो भी हैं। मोस्टली, यहां पर लिखा था ना, मोस्टली ऑल एंजाइम। यहां पर पहला पहला स्टेटमेंट था कि जनरली ऑल एंजाइम आर प्रोटीनस नेचर। यहां पर भी लिखा ऐसा ही था कि मोस्टली एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 42 होता है। बट यहां पर देखो एक्सेप्शन है कि नहीं है। इन वर्ड्स को जब तक समझोगे नहीं तब तक आप अटैच नहीं कर सकते हो किसी एग्जाम को। इसलिए टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, आगे चलेंगे फिर। चलो देखो देखो, अब बात करते हैं पीएच की। पीएच, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। कितने किस्में हाइड्रोजन आयंस हैं जहां पर उसकी पीएच ज्यादा है? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएच, पीएच का मतलब है, पीएच होती है एसिडिक होती है 6 तक, न्यूट्रल होती है, क्या होती है? न्यूट्रल भी होती है 7, और 8 टू 10 क्या होती है? बेसिक होती है, बेसिक पीएच। यहां पर जो हमारे बॉडी है, बॉडी वो वर्क करती है ऑप्टिमम पीएच पर। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच मीन्स ऐसी पीएच है जो सुइटेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, जो सुइटेबल हो, जहां पर केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो सके, स्पीड ज्यादा हो, उसे कहोगे ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, हर एक एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करता है। हर एक एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है। मैंने कहा कि हर एक एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करता है, बट हर एक एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है। क्यों? बिकॉज हैव composition of amino acids and bonding, because have a composition of amino acids and bonding, because have a composition of amino acids and bonding। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट होती है। और जो भी जनरली डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम की, जो ह्यूमन में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इनकी पीएच 7 टू 8 होती है। जनरली रेंज यही है। ठीक है, 7 टू 8 होती है। और एक एंजाइम है पेप्सिन, इसका जो 1.4 डेट इज ऑप्टिमम पीएच है, डेट इज ऑप्टिमम पीएच है। उसके बाद इसकी रेंज, माना जिस पर वर्क कर सकता है। एक होता है कि मैक्सिमम वर्क किस पर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 2 घंटा पढ़ सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा, मेरे लिए ज्यादा मैक्सिमम मेमोराइज 2 घंटा करोगे। पढ़ तो 3 घंटा भी सकते हो, बस याद कम करोगे। यही चीज यहां पर होती है कि रेंज की बात करें तो 1.4 टू 2.4। देखिएगा, इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, देखना। ठीक है, यही होती है इसका रेंज। अभी बात करते हैं दीवाने आगे। ये हो गया, रेंज हो गई। उसके बाद 2 एंजाइम आपके दिए गए हैं एमाइलेज के, अमाइलेज के 2 एंजाइम। एक सिलेवरी एमाइलेज जो हमें सिलाइवा में मिलता है, एक होता है इंटेस्टाइन अमाइलेज जो हमें इंटेस्टाइन मिलता है।
इसका 8.5 होता है, इसका 6.5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिलेवरी अमाइलेज एंड इंटेस्टाइन अमाइलेज, ये नोट करो। यहां से क्वेश्चन, डेट इज अ पेप्सिन पीएच, डेट इज अ पीवाईक्यू, 2 बार आ चुका है, ये 2 बार आ चुका है, उससे भी ज्यादा आ सकता है, 2 बार तो आ चुका है, मैंने 2 बार तो देखा है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस वगैरह देख लिया, बहुत सारे मैंने पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अभी क्वेश्चंस कैसे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर, लाइन उठाकर पीएच पेप्सिन की पूछी थी, डायरेक्ट पूछी थी, और कुछ भी नहीं किया था इनसे, इसलिए जो पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट पूछेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पीएच है, पीएच चेंज तो होगी, एक होती है एक्सट्रीम चेंज, मीन्स एक होती है स्लाइटली पीएच में चेंज हो गई तो बात बन जाएगी, एक्सट्रीम चेंज हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जिससे प्यार करते हो, थोड़ा सा वो तुमसे कम करने लगा, फिर भी काम कर रहा है, मीन्स बात कर रहा है, आप खुश हो तो काम बन रहा है, बिल्कुल चला गया तो काम तो बिगड़ गया, तेरा दिल टूट गया, अभी रोगे। ठीक है, चल इधर देखो, स्लाइडली चेंजिंग की बात करते हैं। लिखा है लकीरों में जो उनको मानते हैं, लिखा है लकीरों में जो उनको मानते हैं, हम लकीरों को नहीं मेहनत को जानते हैं। देखो, स्लाइटली चेंज एंड एक्सट्रीमली चेंज, जब स्लाइटली चेंज होगी तो अमाइनो एसिड्स आयोनाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगी। चल इधर आ जा, एक्सट्रीम चेंज की बात करें, अरे दीवाने आग लगा देंगे, आग। एक्सट्रीम की बात करें, सर एक्सट्रीम का मतलब है कि ज्यादा चेंज हो जाए तो क्या होगा, जो भी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेशन, डिस्टर्ब बॉन्डिंग ऑफ एंजाइम, जो भी बॉन्डिंग एंजाइम की डिस्टर्ब हो जाएगी, दे हैव परमानेंट लॉस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, यही पॉइंट्स आपको याद रख लेनी है। ये पीएच भी हो गया, कुछ दूसरे एंजाइम्स की टेबल बनाकर जो हैं तो आप याद रख लेगा, पीएच पीएच जो आपके सिलेबस में है पहले तो वो याद रखिएगा, दूसरे जो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो काफी नहीं है, जरूर नहीं है आपको ज्यादा पढ़ना। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन की, एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसंट्रेशन के पास, बट एक पॉइंट याद रखिएगा, अनलिमिटेड होने चाहिए, क्या, सबस्ट्रेट, तब भी होगा, कैसे समझाऊंगा आगे। ठीक है, डायरेक्ट जितना रेट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, जितने एंजाइम ज्यादा, जितने सबस्ट्रेट ज्यादा, उतने एंजाइम ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और इसका ग्राफ आपको स्ट्रेट चेन में मिलता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। देखो कैसे, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट देयर है प्रोडक्ट, एंजाइम 1 है, सबस्ट्रेट 100 है, तो प्रोडक्ट भी मिलेगी, प्रोडक्ट पर सेकंड, प्रोडक्ट पर सेकंड, 1 प्रोडक्ट पर सेकंड, क्योंकि 99 हमारे पास सबस्ट्रेट तो है, एक्टिव साइट कहाँ है, नहीं है, नहीं मिलेगी। हमारे पास 2 प्रोडक्ट पर सेकंड, इस तरह 3 लिखोगे तो 3 प्रोडक्ट पर सेकंड मिलेगी। मान लेते हैं यहां पर 100, आपको मिलेगा 100 प्रोडक्ट पर सेकंड, और यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर सेम 100 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम अनलिमिटेड था, तो यहाँ पर भी 100 प्रोडक्ट पर सेकंड, मीन्स ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। इस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट मिली, इस पर क्या मिला, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिली, मैक्सिमम प्रोडक्ट,
उसके बाद बिहाइंड द इक्विलिब्रियम मींस बियॉन्ड, देखो बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम फिर भी 100 मिला, बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम ब्रियम, सो प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट इंक्रीज हो रही तो स्टेट चेन बनेगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे ना कि जब बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है, क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है, यही चीज है, जब हम प्रोडक्ट देखो कांस्टेंट मिल रही है तो एक एक मिल रही है, मीन्स इक्वल इंक्रीजिंग हो रही है, तो ये ग्राफ बनेगा, मीन्स सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है। किसमें, ये हम ग्राफ की बात करें, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो बस याद रख लेना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी समझा दिया आपको क्यों बनता है। चलो चलो देखो अभी बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी देखो सबस्ट्रेट जितने ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बस एक सैचुरेटेड पॉइंट पर, सैचुरेटेड पॉइंट, नहीं समझे, समझाता मीन्स सैचुरेटेड पॉइंट पर देखो एक क्या होगा, सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होती है, व्हेन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, समझाऊंगा आगे, अभी लिखने दो। ठीक है, जब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगी, फुली फिल्ड हो जाएगी, रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो कैसे, यहां पर 100 लिया था इसका सबस्ट्रेट का, यहां पर हम एंजाइम का लेंगे, ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहां पर प्रोडक्ट पर सेकंड, ये एंजाइम का 100 लिया, ये सबस्ट्रेट 1 तो 1 प्रोडक्ट पर सेकंड मिलेगी, एंजाइम का 102 तो 2 प्रोडक्ट पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, एंजाइम का 100 प्लस में सबस्ट्रेट 100 तो 3 प्रोडक्ट मीन्स 100 प्रोडक्ट पर सेकंड मिलेगा, बिहाइंड 100 प्लस में 1 तो 100 प्रोडक्ट पर सेकंड। अभी इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी यहां से देखो, यहां पर मैं इसको मिटाऊंगा अभी, ठीक है, ध्यान से समझ जाना आस्ते आहिस्ते। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। गर्मी बहुत है इसकी वजह से मैं देखता हूँ, मैं चलाता हूँ किसी चीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिएगा, व्हेन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फुली फिल्ड है। अभी देखो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट है हमारे पास, प्रोडक्ट बनती जा रही है, और एक ऐसी साइड आती है जहां पर एंजाइम फुली फिल्ड हो जाते हैं, मींस एक्टिव साइड फुली फिल्ड हो है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, बट क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम, बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम क्या होता है, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम
क्या होता है, रेट जो होता है ना प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलती है। प्रोडक्ट कांस्टेंट इसकी वजह से मिलती है क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गई। प्रोडक्ट कांस्टेंट इसकी वजह से मिलती है बिकॉज है वो सैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया, सैचुरेशन पॉइंट भी समझ में आ गई। यही है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं दीवाने आगे इनहिबिशन की। देखिएगा इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन क्या है, इट इज प्रोसेस in which decreasing the activity of enzyme by some factors that is called एंजाइम इनहिबिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें अपना एंजाइम अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करता जा रहा है किसी फैक्टर की वजह से, उसे एंजाइम इनहिबिटर, डेट फैक्टर कॉल्ड इनहिबिटर, डेट फैक्टर कॉल्ड इनहिबिटर। जब हम इनहिबिटर की बात करें, इनहिबिटर सच फैक्टर विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ऐसा एंजाइम, ऐसी फैक्टर जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या करे, डिक्रीज करे। इसके आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, उसके बाद अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ठीक है, जे हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की बात करें तो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है ना स्टूडेंट्स, वो कॉम्पीट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। में से कॉम्पीट करता है, कॉम्पीट किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट क्यों करता है, सबस्ट्रेट देखो आप 2 लोग हो, एक के पास आंखें नहीं है, दूसरे के पास आंखें हैं, टांगे हैं, सारा कुछ है, और आपको दौड़ाया जाए, आप कौन जीतेगा, जिसके पास आंखें नहीं है कि वो, जिसके पास सारा कुछ है वो, मिस आंखें हैं देख रहा है वो जाएगा, वही जीतेगा जिसके पास आंखें हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा अंधे को तो कहाँ जाए, तो वो जीतेगा ही नहीं। तो इसके मतलब है कि ये तभी कॉम्पीट करेगा रिसेम्बल टू सबस्ट्रेट। इनहिबिटर कैसा होता है, इनहिबिटर होता है रिसेम्बल टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जैसा होगा तभी कॉम्पीट करेगा। और ये होता है रिवर्सिबल। ठीक है, ये एक्ट करता है कहां पर, एक्ट करता है एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होता है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो फिर ये एंजाइम अपना रिएक्शन फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स, वेलानिक एसिड, पेंसिलिन, डेट इज अ PYQ, ये एक PYQ है। ठीक है, आ जाओ इधर। अनकॉम्पिटेटिव, नो कॉम्पीट कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस जैसा है ही नहीं एक्टिव साइट जैसा, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, एक्ट करता है अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, जिसे कहते हैं एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक साइट पर एक्ट करता है। एलोस्टेरिक साइट पर एक्ट करने की वजह से ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल है
आपका एटीपी है, फीडबैक इनहिबिशन है, इनहिबिशन है, ठीक है। चलो, और ये रिवर्सिबल भी होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, याद रखो, याद रखो, ये रिवर्सिबल भी होगा और इरिवर्सिबल भी होगा। मीन्स यहां पर टेम्पररी ब्लॉक हो गई एक्टिव साइट, टेम्पररी, टेम्पररी क्या होगी, एक्टिविटी ब्लॉक होगी, फिर करेगा, टेम्पररी बॉन्ड बनेगा फिजिकल, और इरिवर्सिबल बोल मीन्स यहां पर क्या होगा, मीन्स लॉस कर देगा अपनी एक्टिविटी को, एक्टिविटी को लॉस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। यहां पर आ जाओ, समझाता हूं और भी, ये समझ में, टेम्पररी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, इरिवर्सिबल होगा, उसके बाद क्या करेगा, लॉस करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इरिवर्सिबल क्या होगा, लॉस करेगा, मीन्स ये इरिवर्सिबल परमानेंट ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब इधर आ जाओ, अब इस पर बात करते हैं। अनकॉम्पिटेटिव दे है वह क्या होगा, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, दे वह एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इस पर इनहिबिटर एक्ट करेगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर बनेगा, तो नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। अभी क्वेश्चन यही है, ठीक है, यही चीजें हैं, यही चीजें आपको याद करनी है इनमें, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, नोट करो जल्दी से। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, समझाता हूं। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, एक समझाऊंगा, वेट करो। देखो, तीनों में डिफरेंस कौन सा है, सिमिलरिटी, इनकी सिमिलरिटी जो है ना, दोनों में रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। सिमिलरिटी है, रिवर्सिबल है, डेट इज अ PYQ। मीन्स आपसे पूछा जाए कि विच आर द फॉलोइंग हैव कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव है सिमिलरिटी, दे आर रिवर्सिबल, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल मानते हैं, बट ये तो रिवर्सिबल भी तो है ना, ये कॉम्पिटेटिव, ये डेट इज द PYQ, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये किस पर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर किस पर एक्ट करता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइड पर एक्ट करेगा, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एलोस्टेटिक साइड पर एक्ट करेगा, और क्या आ गया, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एलोस्टेटिक साइड पर एक्ट करेगा, और अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आपका सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर एक्ट करेगा। ये तीन मेन डिफरेंस है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फीडबैक इनहिबिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है, लाइगेज है, लाइगेज है, ठीक है, ये चीजें आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, सक्रोज सक्रेज सक्रोज पर काम करता है, माल्टेज माल्टोज पर काम करता है, ठीक है, यही चीजें हैं, और क्या है, ठीक है, बस ये आप खुद पढ़ लेना क्लासिफिकेशन। फीडबैक इनहिबिशन में करवा देता हूं, फीडबैक इनहिबिशन, इनमें कोई इतना बड़ा नहीं है क्लासिफिकेशन में कुछ भी। देखो, फीडबैक इनहिबिशन क्या करवाती है, होमोस्टेसिस करवाती है, ठीक है, मीन्स ऐसा एंजाइम की एक्टिविटी खुद को रेगुलेट भी करेगी, उसके बाद इनहिबिट भी करेगी। इस सिस्टम को आप फीडबैक सिस्टम कहते हो। खुद के कहने पर खुद फीडबैक देना है कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, कितना दूर कर गया, अभी रोकना है काम को, यही चीज होती है, ठीक है। यहां पर टीम ऑफ एंजाइम वर्क करते हैं, टीम ऑफ एंजाइम, काम की बातें बता रहा हूं सिर्फ। और यहां पर ये मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक जब पाथवे चलता है ना, कोई साइकिल चलती है, तभी ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें टीम ऑफ एंजाइम ज्यादा से ज्यादा एंजाइम वर्क करते हैं, ये होमोस्टेसिस करता है। ये फीडबैक इनहिबिशन किसका एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का, ठीक है। एक एंजाइम है, हमें प्रोडक्ट ए में से हमें प्रोडक्ट डी के पास जाना है, ठीक है। हमारे पास एक एंजाइम है,
प्लस में 1, ये कन्वर्ट करेगा एक दूसरी प्रोडक्ट में, मीन्स 1 प्रोडक्ट में। उसके बाद दूसरा एंजाइम 2 है, ये 2 प्रोडक्ट में। तीसरा एंजाइम है ये 4 प्रोडक्ट में। इसी तरह हम डी प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। यहां पर कितने टीम ऑफ एंजाइम वर्क किए? टीम ऑफ एंजाइम ये कब होता है? जब आपका मेटाबॉलिक पाथवे होता है। कब होता है? जब मेटाबॉलिक पाथवे होता है। डेट इज यार क्या बात है सर, यही चीज है। इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए ना तो बता देना। उसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ एंजाइम आपको आना चाहिए, इतना पढ़ाया है तो ये आना चाहिए। क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, टेबल बनी हुई है, पढ़ लीजिएगा। नहीं तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 4 से 5 मिनट का लेक्चर है, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेगा। ये लेक्चर्स यहाँ पर, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। 2 घंटों में चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी है। और आपका कमेंट जरूर करना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।